वीराना। इम्तिहान से फारिग होकर वो फिर अलीपुर आ गया। उसका ख्याल था कि अलीपुर वही अलीपुर होगा जहां से वो चंद माह पहले गया था, जहां बंदराबन की रंगीनी छाई रहती, कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते और सांवरी कोठे पर टहलती थी, जहां कप छलकते थे, कैप बड़े तमतराक से अपनी नुमाइश करती थी और कच्ची हवेली की कुबड़ी लालटेन के नीचे अलीपुर का जादूगर अपना सामान लेकर एंकरंडी का मंत्र पढ़ता था। मगर अब की दफा वो अलीपुर पहुंचा तो वो एक वीराना था, लकोदक वीराना। रंग महल की इमारत वीरान पड़ी थी। शरीफ और बेगम अपने कुंबे समेत वापस नूरपुर जा चुके थे। रंग महल के जुनूबी हिस्से में सिर्फ राबिया और उसका नन्हा बेटा साहिर मुकीम था। मगरबी हिस्से में फरहत और हाजरा रहती थीं। शिमाल में उसके मामू हशमत अली और उनका बड़ा बेटा सफदर थे। हशमत अली 5 वक्त की नमाज पढ़ने और कुरान करीम की तिलावत करने में मशगूल रहते। उनका बेटा पुरानी यादों को बार बार दिल में दोहराने और हाफिज खुदा तुम्हारा की धुन अलापने में मसरूफ रहता और कभी कभी अपने नाना से रुपए हथियाकर चोरी चोरी शराब पीने के शुगल में वक्त सर्फ करता। परवेज। राबिया सैयदा और अनवर अजमल की बहनें थीं। राबिया की शादी नौउम्री में उसके खालाजाद भाई परवेज से हो चुकी थी, जो मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल करने के बाद फौज में भर्ती हो गया था और जिसने दौरान तालीम ही हल्का इस्लाम को छोड़कर ईसाइयत इख्तियार कर ली थी। कहा जाता है कि मजहब की इस तब्दीली का सबब किसी नौजवान लड़की का हुस्न जमाल था, लेकिन इसके मुतालिक वजाहत से कोई भी ना जानता था, क्योंकि परवेज की जिंदगी एक पुरअसरार मुअम्मा बनकर रह गई थी। वो माँ का बेहद लाडला था, इसी वजह से बाप ने उसे आला तालीम दिलवाई थी। हालांकि वो साहिब हैसियत शख्स न थे, फिर भी उन्होंने बेटे की हर बात पूरी की थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि मुतवस्सत दर्जे के वालिदैन का बेटा होने के बावजूद फैशनेबल हलकों में रहने का आदी हो गया। हमेशा के लिए अपने अजीजों की सी आमियाना जिंदगी बसर करने से नजात हासिल करने की गरज से उसने ईसाइयत इख्तियार कर ली थी। परवेज की तब्दीली मजहब घर वालों के लिए एक गहरा सदमा थी। उसकी वालिदा ने इस खबर को सुना और यूं खामोश हो गई जैसे किसी अथाह समंदर में डूब गई हो। वालिद ने सुना तो वो इस तरह से इधर उधर टहलने लगे। नहीं नहीं, वो चिल्लाए, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, परवेज ऐसा लड़का नहीं है। और फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि खबर दुरुस्त है तो उन्होंने पहलू बदला। ईसाई हो गया तो क्या हुआ? उन्होंने हंसने की नाकाम कोशिश की। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहरहाल वो परवेज है, वो हमारा बेटा है। नहीं नहीं, उसका क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मगर उनके अंदाज से वाज़ेह था कि फर्क पड़ता है, ऐसा फर्क जो उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। परवेज के मुताल्लिक ये खबर उसकी बीवी राबिया ने सुनी तो उसने लपक कर नन्हे साहिर को अपनी गोद में उठा लिया और हैरानी से चारों तरफ देखने लगी जैसे खो गई हो। राबिया नौजवान थी, हसीन थी और जिंदगी की राह में अभी नौ आमूज थी। राबिया को देखकर एली को परवेज पर गुस्सा आना शुरू हो जाता और वो सोचने लगता कि जरूर परवेज के साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया होगा जैसा सारा के साथ आया था, वरना ईसाइयत का सहारा क्यों लेता? क्या है तुझे? सारा का ख्याल आते ही उसे अली अहमद याद आ जाते और फिर बेबी शो का वो मैदान दिखाई देता और एक उजले बुर्के वाली लड़की उसके रूबरू आ खड़ी होती, एक सफेद धब्बा, एक घुंघरियाली लट। फिर वो चुपचाप घर जाकर बैठ जाता और दादी अम्मा पूछती, एली क्या है तुझे? तुझे क्या हो गया है? क्या बात है? एली को खुद भी मालूम न था कि उसे क्या हो गया था। महल्ले का अहाता वीरान पड़ा था, इसलिए कि अर्जुमंद न जाने कहां किस नौकरी पर चला गया था और एंकर एंडी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया था। कभी कभी एली घबरा के अर्जुमंद के घर चला जाता, जहां तख्त पर अर्जुमंद की बांसुरी पड़ी देखकर उसका दिल भर आता, या किसी वक्त वो निगाह बचाकर मुकाबिल के मकान की तरफ देखता और वहां हिकोरी डुकोरी का कोई एडिशन नजर आता तो दिल पर ठेस लगती। फिर वो कच्ची हवेली की कुबड़ी खमीदा लालटेन तले चला जाता, लेकिन वहां खड़ा होना तो बिल्कुल बेकार था। अगरचे कैप फौरन खिड़की में आ खड़ी होती और मुस्कुरा मुस्कुरा कर किसी न किसी से बाआवाज़े बुलंद बातें करने लगती, लेकिन एली की समझ में न आता कि क्या करे, किस तरह हाथ हिलाए, रुमाल लहराए। वहां बुत की तरह बेहिसो हरकत खड़े रहना भी तो बेमानी बात थी। और फिर वो रजा की दुकान पर जा बैठता और रजा उसे दिलचस्प बातें सुनाता और हर आते जाते को छेड़ता और बिलाखिर एली पर फिक्रे कसना शुरू कर देता। तो एली बाबू को मोहब्बत हो गई है। बड़ा खतरनाक मरज है ये, अल्लाह ही बचाने वाला है, वरना ऐसे मरीज बचते नहीं।
और एली को उसकी बातों के अलावा अपनी हिमाकत पर गुस्सा आता कि उसने अपनी मोहब्बत की बात रजा को क्यों बता दी थी, मगर रजा को बताए बगैर चारा भी तो ना था। अलीपुर में और कौन था जिससे वो राज़े दिल कह सकता? सिर्फ एक रजा था ना, रफीक भी तो नौकरी के सिलसिले में कहीं जा चुका था। हमीदा रशीदा। महल्ले में उसके लिए दिलचस्पी की कोई सूरत न थी। घर में बूढ़ी दादी के सिवा कोई न था। सैयदा तो बिल्कुल ही खामोश रहा करती थी। वो हर वक्त दादी अम्मा के साथ चुपचाप बैठी रहती थी। जवान होने के बावजूद वो अज़ली तौर पर बूढ़ी थी। शायद इसकी वजह यह थी कि उसका खामिंद उसकी परवाह न करता था। कभी कभार साल 2 साल के बाद रात के अंधेरे में वो चुपचाप आ जाता। फिर अगली सुबह जब एली बेदार होता तो उसे खबर मिलती कि फाजिल साहिब आए हुए हैं। वो दूर से ही उसे देखता। स्याफाम भारी भरकम सा मर्द जिसके बाल काले होने के बावजूद सफेद दिखाई देते थे और जिसकी झुकी हुई कमर से जाहिर होता था जैसे वो शानों पर सदियों का बोझ उठाए हुए हो। वो धीमी आवाज में बातें करने का आदी था, यहाँ तक कि घर वालों को उस खुसर फुसर से अंदाजा ना हो सकता था कि वो आपस में मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं या एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अलबत्ता जब कभी एली उसके पास जाता तो वो एक ना एक दिलचस्प बात शुरू कर देता और एली को यकीन ना आता कि उसकी शक्ल सूरत का शख्स ऐसी चमकीली और दिलचस्प बात भी कर सकता है। एली के घर में सैयदा के अलावा सैयदा की मरहूम बहन नियाज की बेटियां हमीदा और रशीदा भी रहती थीं, मगर वो तो बिल्कुल बच्चियां थीं। हमीदा और रशीदा का एक भाई भी था जिसका नाम नकी था और जिसके चेहरे पर बहुत बड़ा दाग था। हमीदा और रशीदा के आने से एली को चंद एक सहूलियात जरूर हासिल हो गई थी, क्योंकि उसे 2 छोटी बहनें मयस्सर हो गई थीं जो उसके छोटे मोटे कामों में मसरूफ रहती थीं और उसके काम करने में हकीकी मसरत महसूस करती थी। मगर इन बातों के बावजूद उसे घर में कोफ्त होती थी और वो हर मुमकिन मौके पर रजा के पास जा बैठता और रजा उसे उदास देखकर कहता, आओ तुम्हें घुमा लाएं, क्या याद करोगे बाबू। वो अपनी लाठी संभाल कर साथ हो लेता और जब वो अलीपुर की फसील के बाहर चक्कर लगा लगा कर थक जाते तो वो उसे पहलवान और तुफैल के पास ले जाता। पहलवान और तुफैल आसफी महल्ले के पड़ोस में रहते थे। पहलवान एली को देखकर मुस्कुराता, आइए बाबूजी, और फिर अपनी तमाम तर मासूमियत को लिए हुए बैठा मुस्कुराता रहता। तुफैल एक दुबला पतला लड़का था जिसकी तबीयत में रंगीनी और तेजी दोनों अंसर मौजूद थे। वो दोनों एली के साथ बड़ी मोहब्बत और इज्जत से पेश आते थे और एली महसूस करता था जैसे वो एक बुलंदो बरतर हस्ती हो। फिर वो शेख हमदम की तरफ जा बैठते जो चमड़े का सौदागर था। शेख हमदम। पहली दफा शेख हमदम को देखकर एली बहुत मुतासिर हुआ था। शक्लो सूरत से मुअज़्ज़ज़ दिखाई देने के बावजूद उसके ख्यालात नौजवानों के से थे और तबीयत में बला की चमक थी। शेख हमदम पहला शख्स था जो उम्र और मर्तबे में बड़ा होने के बावजूद एली से दोस्ताना हैसियत से मिलता था। आइए इलियास साहब, वो उसे देखकर मुस्कुराता। तशरीफ रखिए, यहाँ घबराने की कोई बात नहीं, बस 4-1 मिनट में सौदा तय हो जाएगा और फिर बैठकर गप्पे उड़ाएंगे। हाँ जी चौधरी जी, वो अपने गिर्द बैठे हुए व्यापारियों से कहता। बस जो कह दिया है ना मैंने वो ऐन मुनासिब है। आप भी क्या याद रखेंगे चौधरी साहब, 100 के पीछे 1 आना और सही। बस चौधरी साहब अब तो मुतमईन हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी इलियास साहब, तो रहेगी शतरंज की बाजी, मगर अभी तो आप नापुख्ता हैं इस फन में। बहरहाल चलिए हो ही जाए एक बाजी। हाँ, क्या पियेंगे आप? नहीं, चाय तो वाहियात है। और लड़के दूध वाले, आध सिर दूध में 4 पेड़े बलो कर लाना, जरा बलाई ज्यादा डालना। इलियास साहिब भी क्या याद करेंगे कि किस शेख से पाला पड़ा था। बाबू इलियास साहिब दूध पीजिए, बलाई खाइए और वर्जिश कीजिए वर्जिश, यही ऐश है आपकी कसम। हाँ तो कहिए कैसी गुजरती है आजकल? शेख हमदम में जिंदगी थी, जवानी थी और इसके अलावा वो मुअज़्ज़ज़ शहरी समझे जाते थे और ये सब बातें अलीपुर में एली को नसीब न थी। घर और मोहल्ले वाले उसे खलंडरा लड़का समझते थे और बस वो इस काबिल न था कि उसे कोई अहमियत दी जाती। उसमें जहनी चमक तो थी मगर वो डर और खौफ के दबीज पर्दों में दम तोड़ रही थी। और सबसे बढ़कर ये कि वो खुद कफील न था जैसे कि शेख हमदम थे। जब शेख हमदम उसे इलियास साहिब कहते तो वो खुशी से फूला न समाता और उसे महसूस होता कि वो भी एक हैसियत का मालिक है, बाइज्जत फर्द है, एक ऐसा शख्स जो बालिगुल अक्ल है। इन बातों के बावजूद एली ज्यादा देर तक शेख हमदम के पास नहीं बैठ सकता था, क्योंकि जल्द ही उस पर एहसास कमतरी छा जाता
اور وہ وہاں سے چلے آنے کا کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر لیتا۔ گھر آ کر وہ چارپائی پر لیٹ جاتا اور شریف کی سی آنکھیں بنا کر چھت کو گھورنے لگتا۔ چھت پر ایک سفید سا دھبا چمکتا اور ایک بھوری لٹ لٹکتی، دو سیاہ آنکھیں ڈولتی، بار بار آہیں بھرتا اور پہلو بدلتا اور محسوس کرتا کہ زندگی ایک مسلسل کوفت ہے، ایک دکھ بھری کیفیت۔ نتیجہ ایلی کا نتیجہ نکلا تو وہ فیل تھا۔ اس خبر کو سن کر اسے بہت صدمہ ہوا، لیکن اس نے اپنی تعلیمی ناکامی کو ایسی چابک دستی سے ناکامی محبت کی طرف مبذول کر دیا کہ اسے فیل ہونے کا کوئی صدمہ نہ رہا۔ وہ الجھی ہوئی لٹ اور پرپیچ ہو گئی اور اس سفید دھبے میں دل کے خون کی ہلکی سی سرخی شامل ہو گئی۔ نتیجے کے اعلان کے بعد علی احمد کا ایک خط موصول ہوا جس میں ایلی کو مختصر طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ وہ امرتسر جا کر ایڈورڈ روڈ پر روشن لال سے ملے۔ خط میں علی احمد نے یہ نہ لکھا تھا کہ یہ روشن لال کون تھے اور ان سے ایلی کو ملانے کا مقصد کیا تھا۔ ایلی صرف اس حد تک جان سکا تھا کہ روشن لال علی احمد کے دوست تھے اور انہوں نے کسی نجی کام کے لیے اس سے روشن لال سے ملنے کو کہا تھا۔ ایلی کو معلوم نہ تھا کہ روشن لال امرتسر آریہ کالج کے پرنسپل تھے اور علی احمد کا مقصد اس ملاقات سے صرف یہ تھا کہ روشن لال ایلی کو امرتسر آریہ کالج میں داخل ہونے پر رضامند کر لیں اور وہ لاہور میں آوارگی کرنے سے محفوظ ہو جائے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایلی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ امرتسر جائے، وہاں 1 سال رہنا تو بہت بڑی خوش نصیبی تھی۔ شاید انہیں بیبی شو کا وہ معمولی واقعہ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ ان کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی تھی، اس لیے انہوں نے اسے چندہ اہمیت نہ دی تھی، لیکن ایلی کے لیے اب بیبی شو کا وہ دن ایک تاریخی دن تھا، ایک ایسا دن جسے وہ کبھی فراموش نہ کر سکتا تھا۔ پرنسپل روشن لال خوش شکل اور جوان قسم کے آدمی تھے۔ ان کے بشرے سے ذہانت اور بے تکلفی ٹپکتی تھی۔ وہ بولے، تو تم علی احمد کے لڑکے ہو؟ جانتے ہو علی احمد میرے دوست ہیں، لنگوٹیا دوست، مگر تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ علی احمد کے بیٹے کو گھبرانا زیب نہیں دیتا۔ بیٹھ جاؤ، چائے پیو گے نا؟ تو تمہیں مجھ سے زیادہ ان سنہری مچھلیوں سے دلچسپی ہے۔ ایلی کو بلور کے مرتبان میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر وہ ہنسنے لگے۔ اچھا تو الیاس، یہ بتاؤ کہ جب مرتبان کا پانی گندا ہو جائے اور مچھلیوں کو تازہ پانی بہم پہنچانا ہو، یعنی مرتبان کا پانی بدلنا ہو، تو کیا کریں گے؟ ایلی سوچنے لگا۔ ہاں سوچ لو، وہ مسکرا کر بولے، مگر کوئی ایسی بات بھی نہیں۔ سائنس پڑھی تھی نا تم نے 10ویں میں؟ ایلی ان کی بے تکلف باتیں حیرانی سے سن رہا تھا۔ اس کا تو خیال تھا کہ روشن لال اسے کوئی ضروری پیغام دیں گے اور بزرگانہ انداز میں کچھ فرمانے کے بعد یہ ملاقات ختم ہو جائے گی، مگر وہ تو اس سے یوں باتیں کر رہے تھے جیسے وہ علی احمد کی بجائے خود ایلی کے دوست ہوں۔ اچھا تو الیاس، تمہارے مشاغل کیا ہیں؟ وہ پوچھنے لگے۔ سنا ہے فی الحال فیل ہونا تمہارا مشغلہ ہے۔ جب میں تمہاری عمر میں تھا تو میرا بھی یہی شغل تھا۔ کئی 1 سال میں کامیابی سے فیل ہوتا رہا۔ ایلی حیران تھا کہ انہیں کیا جواب دے۔ وہ بڑے شوق سے ان کی باتیں سن رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اچھا بھائی، بالآخر وہ بولے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ہم تمہیں اپنے کالج میں داخل کر لیں، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ کیوں، آپ کا کالج؟ ایلی نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں، وہ بولے، ایک چھوٹا سا کالج ہے اور اسے چلانا میرے ذمہ ہے۔ تم ایسے اگر میرے کالج میں داخل ہو جائیں تو بڑا اچھا ہو۔ جی ہاں، ایلی خوشی سے جھوم گیا۔ ایک تو امرتسر اور پھر روشن لال صاحب، اس سے بہتر صورت اور کیا ہو سکتی تھی؟ اور وہ داخل ہونے کا وعدہ کر کے چلا آیا۔ ہال دروازے میں پہنچ کر دفعتاً اسے خیال آیا کہ وہ یہاں رہتی ہے، اس شہر میں، وہ گھر میں بیٹھتی ہوگی۔ اس نے بازار میں چلتے ہوئے ٹانگوں کی طرف دیکھ کر سوچا، ان سڑکوں پر پھرتی ہوگی، کتنی خوش نصیب ہیں یہ سڑکیں، یہ راستے، یہ ٹانگیں، یہ ہوا۔ ایک سفید سا دھبا اس کی نگاہوں تلے چمکنے لگا اور گھنگریالی لٹ لہرا لہرا کر اسے بلانے لگی۔ اللہ کرے ابا روشن لال کی مان لیں اور میں امرتسر کالج میں داخل ہو جاؤں۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ تجویز تو خود علی احمد کی تھی جسے روشن لال نے اپنی جانب سے پیش کیا تھا، تاکہ ایلی کو یہ احساس نہ ہو کہ اسے وہاں داخل ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ لاہور میں داخل ہونے کا مطالبہ نہ کرے۔ 10 دن کے اندر اندر علی احمد کا خط موصول ہوا جس میں اسے امرتسر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی اور وہ اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر امرتسر آ پہنچا اور آریہ کالج میں داخل ہو گیا، اور پرنسپل روشن لال نے اسے بورڈنگ میں داخل ہونے کی خصوصی اجازت حاصل کر دی کیونکہ وہاں مسلمان لڑکوں کو رہنے کی اجازت نہ تھی۔